नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की रात शिवसेना की दलीलों को खारिज करते हुए गुरुवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पद के साथ ही उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे अनिल परब के जरिए राजभवन भेजा है। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही, पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना उद्या जे काही बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार। म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका। त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे। फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के गिले शिकवों को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि शिंदे गुट को अपनी बात ठीक तरह से रखनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिनसे धोखे की आशंका थी वे पूरा समय उनके साथ रहे और जिनसे साथ व सहयोग की उम्मीद थी उन्होंने बीच मझधार में आकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार को धन्यवाद भी कहा है। सियासी संग्राम के बीच राज्य सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जगह विवेक फणसलकर को पांडे की रिटायरमेंट के बाद नई नियुक्ति की गई है। इसके अलावा औरंगाबाद शहर के मनपा आयुक्त को भी बदल दिया गया है। उधर दूसरी ओर राज्यपाल के निर्देश पर कल गुरुवार 30 जून को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसके लिए डीसीपी से लेकर एसआरपीएफ रैंक के करीब 5000 फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही बागी विधायकों के मुंबई पहुंचने पर उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के करीब 2000 जवानों को स्पेशल फ्लाइट से आज मुंबई भेजा गया। आज दिन भर चले राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने आनंद फानंद में मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट रखा गया है। जिस समय सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा कैबिनेट की बैठक में दोनों शहरों का नाम बदलने का निर्णय लिया जा रहा था, उसी समय मंत्रिमंडल के सदस्य रहने वाले वर्षा गायकवाड़ व असलम शेख मंत्रिमंडल की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अपने पद से और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के साथ ही अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक साथ आकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट व 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम सामने रखा गया। आज उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के साथ ही विगत 22 जून से महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर चल रहा सियासी संग्राम अंतिम पड़ाव पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और कल सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इस पूरे सियासी संग्राम का संभवतः पटापेश हो जाएगा। शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इस दौरान 19 महीने 1 दिन ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता संभाल पाए। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ विगत करीब 10 दिन से गुवाहाटी में डेरा जमाए बैठे शिंदे गुट के समर्थन में रहने वाले विधायक आज दोपहर बाद गोवा के लिए रवाना हुए। इससे पहले आज इन सभी विधायकों ने गुवाहाटी स्थित होटल रेडिसन ब्लू से बाहर निकलकर कामाख्या देवी मंदिर में जाकर देवी दर्शन किया। इस समय मीडिया के कई प्रतिनिधियों ने शिंदे गुट के विधायकों से बातचीत करने का प्रयास किया, जिनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में राज्य मंत्री रहने वाले निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने कहा कि चूंकि उन पर कोई जादू टोना किया गया है, ऐसे में उसके प्रभाव से बचने हेतु वे देवी दर्शन के लिए आए हैं। याद दिला दें कि शिंदे गुट द्वारा की गई बगावत के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना की ओर से कहा गया था कि सभी विधायकों को जादू टोने के जरिए वशीभूत करते हुए गुवाहाटी ले जाया गया है। शिवसेना के इस बयान की खिल्ली उड़ाते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गत रोज राजधानी नई दिल्ली में अमरावती व अकोला के विमानतलों के कामकाज की समीक्षा की और दोनों विमानतलों पर चल रहे कामों का जायजा लेते हुए दोनों विमानतलों पर दिन और रात के समय किसी भी वक्त विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ की सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बैठक में केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सहित अमरावती की सांसद नवनीत राणा तथा अकोला के विधायक वसंत खंडेलवाल और राजेंद्र पाटनी सहित उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य की विभिन्न 14 महानगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु प्रकाशित की गई प्रभाग निहाय प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति व आक्षेप दाखिल करने हेतु 1 जुलाई तक रहने वाली अंतिम तिथि को समयावधि देते हुए अब अंतिम तिथि को 3 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यानी यह प्रारूप मतदाता सूची पर रहने वाले आपत्ति व आक्षेप 3 जुलाई तक दर्ज कराए जा सकेंगे। बारिश का प्रमाण कम रहने वाली 62 तहसीलों की 271 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव का बिगुल बज गया है, जहां पर आगामी 4 अगस्त को मतदान कराए जाने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। इसके साथ ही इन 271 ग्राम पंचायतों में मतदान के दूसरे दिन 5 अगस्त को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किए जाने की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान ने बताया कि जिन 271 ग्राम पंचायतों में आगामी 4 अगस्त को मतदान होना है, उन सभी ग्राम पंचायतों में आज से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता अनिल बोंडे ने आज शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से भाजपा पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि विगत मंगलवार 21 जून की रात न्यू हाई स्कूल मेन के सामने अमित मेडिकल के संचालक उमेश कुर्ले की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में यद्यपि कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब तक पुलिस यह पता लगाने में नाकाम रही है कि हत्या किन वजहों के चलते और किसके इशारे पर की गई। ऐसे में इस हत्याकांड की असली वजह को उजागर करने के साथ ही इस हत्याकांड के पीछे रहने वाले प्रमुख सूत्रधार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएं। कारण कालच राजस्थानमध्ये जी घटना झाली त्या घटनेचं साधर्म्य या अमरावतीमधल्या घटनेला आहे आणि म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्तांना मागणी केली की तातडीनं ज्या 10 लोकांना धमक्या आल्या त्या धमक्या देणाऱ्यांना अटक झाली पाहिजे, धमक्या ज्यांना आल्या त्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे आणि त्यासोबतच जो मास्टर माइंड आहे, कारण आतापर्यंत 5 लोकांना जी अटक केली ते सांगत नाही आहे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे की कशासाठी आम्ही खून केला आणि त्यामुळं हे फुल टेररिस्ट अटॅकच्या प्रकारामध्ये मोडतं आहे आणि म्हणून ताबडतोब याबद्दल पोलिसांनी दखल घ्यावी। ना त्या मुलीला लुटलं ना लुटण्यासाठी काही केलं, त्यामुळे त्याच्यामागचा मोटिव्ह कोणता हे शोधण्याची गरज आहे। ते तातडीने झालं पाहिजे। अमरावतीमध्ये भयाचं वातावरण आहे आणि असंतोषसुद्धा आहे की जर का अशा प्रकारची उदयपूरची घटना जर अमरावतीत होत असेल आणि दुसरी घटना झाली तर अमरावती पुन्हा ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे, भडका उडू शकतो। म्हणून आम्ही सीपी मॅडमकडे आलो आणि त्यांना तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली। अगले सप्ताह के दौरान विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र में बारिश के लिए अनुकूल स्थिति बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जिसके चलते अगले 5 से 7 दिनों के दौरान राज्य में चारों ओर झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह के दौरान विदर्भ के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है। साथ ही मुंबई, पुणे, ठाणे व उत्तर महाराष्ट्र में हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। जिले के सहकार क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा रखने वाली अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु होने वाले चुनाव के लिए कुल 42 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए थे और नामांकनों के साथ पेश किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विगत 15 जून को 42 में से 20 नामांकन खारिज कर दिए गए थे। ऐसे में 21 सीटों के लिए मैदान में 22 दावेदार बचे हुए थे, जिसमें नांदगांव खंडेश्वर तहसील से चुने जाने वाली एकमात्र सीट के लिए 2 दावेदार मैदान में थे। वहीं 20 प्रत्याशियों का पहले ही लगभग निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। साथ ही अब नांदगांव खंडेश्वर तहसील से मैदान में रहने वाली 2 महिला प्रत्याशियों में से लता चवाले नामक महिला प्रत्याशी ने आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में इस सीट पर नीता उगले का ही एकमात्र नामांकन शेष बचा और महिला बैंक के 21वें संचालक की सीट पर भी निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता खुल गया। वहीं इससे पहले रेस से बाहर की गई महिला प्रत्याशियों ने चुनाव निर्णय अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जहां पर इन महिला प्रत्याशियों की अपील को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। ऐसे में चुनावी मैदान से बाहर हुए प्रत्याशियों के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अवसर मौजूद है। अतः इस चुनाव के नतीजे आगामी 11 जुलाई को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना वाले दिन ही अधिकृत रूप से घोषित किए जाएंगे। आगामी 2 जुलाई को अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के पंचवार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं। 21 सदस्यीय संचालक मंडल में चुने जाने हेतु विभिन्न पैनलों सहित निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में खम ठोक रहे हैं और इस समय कुल 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भी सर्वसाधारण निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले 15 संचालकों के लिए सर्वाधिक 82 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस संवर्ग के लिए 5 पन्ने की मतपत्रिका होगी। इसके अलावा अन्य 5 संवर्गों से चुने जाने वाले संचालकों के लिए 5 स्वतंत्र मतपत्रिकाएं भी रहेंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षक बैंक के चुनाव की मतपत्रिका किसी प्रश्न पत्र की तरह रहेगी, जिसे शिक्षक मतदाताओं को उत्तर पुस्तिका की तरह हल करना होगा।
बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 8 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 3 लोगों का समावेश है। इन संक्रमितों में एक 10 वर्षीय बच्ची का भी समावेश है। इस समय अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जिनमें से एक संक्रमित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 10 और ग्रामीण क्षेत्र में 16 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड मुक्त भी हुए। आगामी अगस्त माह में 11 से 17 अगस्त के बीच हर घर झंडा उपक्रम ध्वज संहिता का पालन करते हुए चलाया जाए, इस आशय का आह्वान जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा किया गया, ताकि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों और अज्ञात नायकों के कार्यों का स्मरण व अपने वैभवशाली इतिहास का अभिमानपूर्वक स्मरण हो सके। आज से इस वर्ष के नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हुआ। विगत 2 महीने से जो स्कूलें वीरान पड़ी थी, आज उन सभी स्कूलों में छात्रों की किलकारियां गूंजनी शुरू हुई, जिससे स्कूलों में रौनक लौट आई। स्कूल के पहले दिन सभी छात्र नए जोश के साथ स्कूल पहुंचे, जिनका सभी शाला प्रबंधन द्वारा बड़े जोशो खरोश के साथ स्वागत किया गया। आज नए शिक्षा सत्र के पहले दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मनपा शालाओं में छात्रों का बड़े अनूठे पद्धति से स्वागत किया गया, जिसके तहत स्कूल के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का वंदन किया गया, जिसके बाद विभिन्न महापुरुषों की वेशभूषाओं में सजे शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथों छात्रों का कुमकुम तिलक लगाकर चॉकलेट वितरित करते हुए किताबों का वितरण किया गया। इसके तहत राजमाता जिजाऊ ने सभी छात्रों का कुमकुम तिलक लगाकर स्वागत किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हाथों छात्रों में चॉकलेट वितरित किए गए। वहीं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों छात्रों को किताबों का वितरण करते हुए सावित्रीबाई फुले ने सभी छात्रों को स्कूल में प्रवेश कराया। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत सभी विधवा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता योजना को मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। शहर में रहने वाली 18 से 55 वर्ष आयु गुट वाली एकल विधवा महिलाओं को एक बार आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। आगामी 10 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी व बकरीद का त्यौहार एक साथ मनाया जाएगा। विगत 2 वर्ष से कोविड के चलते बंदिशों के कारण सभी त्यौहार प्रतीकात्मक रूप से मनाए गए, लेकिन अब सभी बंदिशें हट जाने से सभी त्यौहार पहले जैसे धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। इस वर्ष बकरी ईद व आषाढ़ी एकादशी का पर्व एक साथ पड़ने के चलते महानगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध कराए जा रहे हैं, जिस पर आज दोनों महकमों के अधिकारियों द्वारा विचार मंथन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रमांक 3 अंतर्गत शहर में 860 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, जिनका निर्माण विगत 3 वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह निर्माण अभी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक केवल 60 घरों का निर्माण पूर्ण होकर संबंधित फ्लैट लाभार्थियों को उनके घर वितरित किए गए। वहीं आगामी कुछ दिनों में 96 घरों का निर्माण पूर्ण होकर संबंधित लाभार्थियों में घरों का वितरण करने का दावा मनपा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदारों की अड़ियल नीति की वजह से यह महत्वाकांक्षी योजना अटक गई है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत राज्य में एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की वस्तुओं पर बैन लगाया गया है। राज्य में 1 जुलाई से इस पर अमल किया जाएगा। ऐसे में मनपा प्रशासन ने भी इस विषय को लेकर कार्रवाई करने हेतु अपनी कमर कस ली है। स्वराज संगठन ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि जिला स्तरीय अस्पताल में प्रसूति के लिए दाखिल महिला का सीजरियन करते समय डॉक्टर ने उसके पेट में लापरवाही से कपड़ा छोड़ दिया था और दोबारा ऑपरेशन करने पर इस महिला के पेट में नैपकिन रहने का खुलासा हुआ। ऐसे में डफरीन अस्पताल के डॉक्टरों पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने के साथ ही संबंधित डॉक्टर को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। सुट्टी दिल्याच्यानंतर 23 तारखेला तिला ताप आला. तिला ताप आल्यानंतर आम्ही तिला दवाखान्यात नेल्याच्यानंतर मग तिचा डॉक्टर पंजाबराव इथे इलाज चालू झाला. इलाज चालू झाल्याच्यानंतर तिला 15 ते 20 दिवस तिथं पंजाबराव हॉस्पिटलमध्ये इलाज झाला. इलाज झाल्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की 15 दिवसानं तुम्ही ड्रेसिंग करण्यासाठी यायचा. तर त्यानंतर आम्ही 15 दिवसांनी ड्रेसिंग करायसाठी गेलो. ड्रेसिंग करायसाठी गेल्याच्यानंतर ते ड्रेसिंग रूममध्ये माझ्या पत्नीला नेलं डॉक्टरांनी. तर त्याच्यानंतर मग माझ्या पत्नीचा ओरडण्याचा आवाज आला. ओरडण्याचा आवाज आल्याच्यानंतर मी खिडकीपाशी पाहायला गेलो की बा ड्रेसिंग कशा प्रकारे करून राहिले, माझी पत्नी एवढी का ओरडते. त्यामुळे मी तिथं गेलो असताना मी खिडकीतून बघितलं तर ते पूर्णचंद्र डॉक्टर त्यांनी माझ्या पत्नीच्या पोटातून कापड काढला. नंतर मी त्यांना विचारले का डॉक्टर साहेब हे ड्रेसिंगचा कोणता प्रकार आहे. तर त्यांनी म्हटलं की तुमच्या पत्नीच्या पोटामधून कापड निघाला. नंतर मग मी तो कापड पाहिला आणि त्याचा फोटो घेतला. स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल में विगत 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय किडनी कैंसर दिवस पर पहली बार किडनी कैंसर की अत्याधुनिक दूरबीन शस्त्रक्रिया की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए शस्त्रक्रिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर नारायण उमाले ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अस्पताल के सभी डॉक्टरों का अभिनंदन किया है। स्थानीय जिला स्टेडियम पर मंगलवार से तीसरे नेशनल बैंकिंग धनुर्विद्या स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस स्पर्धा के लिए देश भर के धनुर्धरों का अमरावती में आगमन हुआ है। आगामी 8 जुलाई को इस स्पर्धा का समापन होगा। स्पर्धा के पहले दिन 32 महिला पुरुष धनुर्धरों ने निशाना साधकर स्पर्धा की शुरुआत की।
शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के मार्गदर्शन में आज सुबह 11 बजे वसंत हॉल में नारी तू नारायणी विषय को लेकर चर्चात्मक जनजागृति कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का एक पैनल तैयार किया गया, जिसमें पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह सहित अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का समावेश किया गया। गत रोज अमरावती सेंट्रल जेल में जेल ब्रेक की घटना घटित हुई और जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को ढता बताते हुए 3 सजायाफ्ता कैदी जेल से फरार हो गए, जिनका अब तक कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस घटना ने बेहद सुरक्षित व मजबूत कही जाने वाली अमरावती सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ पर चारों ओर लगाए जाने वाले जेल प्रहरियों के खड़े पहरे पर सवालिया निशान लगा दिया है। सबसे खास बात यह है कि तीनों कैदियों ने जेल से बाहर निकलने के लिए जेल की दीवार के जिस हिस्से को चुना वह मुख्य प्रवेश द्वार से बेहद पास में स्थित है और मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही जेल की 2 सुरक्षा चौकियां भी मौजूद है, जहाँ पर 24 घंटे जेल पुलिस का पहरा रहता है। लेकिन इसके बावजूद जेल परिसर के भीतर और प्रवेश द्वार के पास तैनात जेल पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंकते हुए 3 कैदी बड़ी आसानी के साथ 21 फीट ऊंची दीवार को फांदकर फरार हो गए और किसी को इस घटना का कानों-कान पता भी नहीं चला। गत रोज उजागर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही जेल महकमे की पुलिस उप महानिरीक्षक स्वाति साठे नागपुर से अमरावती पहुंची और उन्होंने जेल परिसर में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही जिस जगह से ये कैदी फरार हुए उस जगह का मुआयना भी किया। पुलिस महकमे के विभिन्न विभाग इस मामले की संयुक्त जाँच में लगे हुए हैं। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित लक्ष्मी गणेश कम्युनिकेशन नामक प्रतिष्ठान के संचालक मुकेश मालवीय की ओर से खुद होकर राजापेट पुलिस को जानकारी दी गई कि उनके द्वारा माल नहीं मंगाए जाने के बावजूद अमेजॉन कंपनी के हरियाणा स्थित गोदाम से उन्हें 29 तलवारों की खेप भेजी गई है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद राजापेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 34 इंच लंबाई वाली इन 29 तलवारों की खेप को अपने कब्जे में लिया। लेकिन हैरत वाली बात यह रही कि तलवारों की खेप भेजने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ साथ इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने वाले लक्ष्मी गणेश कम्युनिकेशन के संचालक मुकेश मालवीय के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। परदौड़ा तहसील के मेघनाथपुर फाटे पर निखिल इंगले को रोककर सुनील मानकर व रोशन मानकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की चेन से मारना शुरू किया और लात घूंसों से पिटाई करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत पर सरमसपुरा पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। अमरावती शहर में लगातार चोरी व लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन पर नियंत्रण लगाने हेतु पुलिस द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर एक ही दिन के दौरान बडनेरा, नांदगांवपेट, गाड़गेनगर, वलगांव तथा राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में 9 स्थानों पर चोरी की घटनाएं उजागर हुई हैं। बिजली की तार पर हुक डालकर या मीटर में चिप लगाकर बिजली चोरी की जाती है। ऐसे बिजली चोरों के खिलाफ महावितरण कंपनी द्वारा अभियान छेड़ा गया है। आज 6 स्थानों पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,81,000 रुपए मूल्य की 31,081 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई। इन सभी बिजली चोरों के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मोर्शी के मधुसूदन नगर परिसर निवासी अनिल देवीदास उमक कहीं बाहर गांव गए हुए थे। इसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके घर के दरवाजे का ताला कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 1,25,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषण मिलाकर 5.5 लाख रुपए का माल चुरा लिया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गौस नगर में 1.5 माह पूर्व छापा मारकर पुलिस ने एक घर से 88 ग्राम एमडी ड्रग सहित लाखों रुपए नगद बरामद किए थे, लेकिन इस मामले में लिप्त रहने वाले 2 आरोपी फरार हो गए थे। पश्चात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भातकुली मार्ग के पांट्री पेट्रोल पंप के पास जाल बिछाकर शेख सुफियान व मोहम्मद आवेज नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली परिसर में एक आरोपी द्वारा मोपेड वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारते हुए सुनील भस्पे नामक आरोपी को गिरफ्तार कर 46,720 रुपए का माल बरामद किया। इसी तरह वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के समता नगर परिसर में छापा मारकर रुपेश तसरे नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 54,000 रुपए का माल बरामद किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। तिवसा तहसील के मुजरी परिसर स्थित लेआउट के 3 प्लॉट के क्षेत्रफल की दुरुस्ती संबंधी आदेश पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करने हेतु 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तिवसा तहसील कार्यालय के राजस्व लिपिक अनिकेत राणे व अव्वल लिपिक प्रमोद सिरसाट को गिरफ्तार किया। इस मामले में दोनों सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तिवसा पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।